डॉक्टर सीपी राय हम सब लोगों के सीनियर, मैं डॉक्टर साहब आपसे इसलिए इस पे पूछ रहा हूं कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोल दिया, उन्होंने वो कर दिया। राहुल गांधी की वो जो टिप्पणी थी वो एक इंटरेक्शन में जो कुछ स्टूडेंट के साथ कर रहे थे उस समय की टिप्पणी थी, और मुझे लगता है कि उस टिप्पणी में कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मायावती जी का अपमान हुआ। उन्होंने कहा भाई अगर बीएसपी साथ आ गई होती तो रिजल्ट दूसरे होते, बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। मायावती जी का अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि वोट का भी उनके हाथ से फिसल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बार्गेनिंग पावर है वो भी मायावती जी की धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम सब लोगों को पता है कि जो उनके टिकट हैं, जिस तरह से वो टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उसकी भी मार्केट रेट अब खराब हो गया है। तो इन सारी चीजों के बीच में मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं डॉक्टर राय, कि हाल के दिनों में रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, रीअलाइनमेंट ऑफ वोटर्स हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में सीएसडीएस सबकी रिपोर्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5% दलित वोट शिफ्ट हुआ है यूपीए, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ। इस चश्मे के साथ मायावती जी की टिप्पणी और आने वाले उसमें जो चुनाव है उसमें राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना को करके इस तबके को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैकवर्ड है, जो दलित है, जो वंचित है, उस वर्ग को। ओवरऑल मायावती जी की रेलेवेंस इस डॉक्टर आनंद जी, मायावती जी दरअसल परेशान है। उत्तर प्रदेश में शून्य, संसद में शून्य, और उसके बावजूद गुजरात पहुंच जाएंगी, दिल्ली पहुंच जाएंगी, मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगी, राजस्थान पहुंच जाएंगी, हर जगह पहुंच जाती हैं, और वहां कहीं 1000, 2000, 1500, 3000 वोट मिलता है। लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि विधानसभा चुनाव में तो लोग 500, 600 वोट से भी हार जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यूपीए की तरफ से चुनाव लड़ने वाले, यूपीए कह लीजिए, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, चुनाव लड़ने वाले लोग, बहुत सारे लोग हार जाते हैं और वो भाजपा की मदद कर देती हैं। राहुल गांधी ने दरअसल दुखती रग पर हाथ रख दिया। मायावती जी फंसी हुई बुरी तरह से, उनकी फाइलें फंसी हुई। आपको पता ही होगा कि अकेले नोएडा में उनके भाई का कितने सैकड़ों करोड़ रुपए का एक ही प्लॉट निकल आया था, और बड़े बड़े महल जो उनके खड़े हैं दिल्ली में, यूपी भवन के बगल वाला महल बिल्कुल लाल पत्थर का, उसके बाद एक सफदरजंग रोड पर उनके कोठी, उसके बाद बादलगढ़ में तो खैर किला बना रखा उन्होंने अपना, और लखनऊ में जो किले बने हैं वो सबको पता ही है। बड़े बड़े राजे रजवाड़ों को उन्होंने मात कर दिया है। ये लोग आए थे बड़े लोगों को गाली देते हुए, जूते मारो चार वाले, जूते इनको मारो जूते चार, तो वो कहते हुए आए थे। लेकिन जब बन गई तो फिर उसके बाद ऊंची कुर्सी बैठने लगी, लोगों को जमीन बैठाने लगी, खुद मुकुट पहनने लगी। जब नोटों की किल्लत थी तो 2000 के नोटों की बड़ी भारी माला और जो उनको भेंट किया गया था वो आपको याद ही होगा। कुल मिला के राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने यही तो कहा कि मुझे अफसोस है कि आप जो संविधान की लड़ाई लड़ने वाला गठबंधन उसमें नहीं है। उनका कहने का मकसद तो यही थी। और सवाल तो यह है कि इस वक्त लड़ाई तो बहुत बड़ी है। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानती हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है, और कौन नहीं जानता कि आरएसएस क्या चाहता है। गोलवलकर साहब का सपना क्या था, जो आरएसएस का भी सपना है, वो कौन नहीं जानता। 3 रंग के झंडे को उन्होंने जलाया था, और तब सरदार पटेल ने कहा था कि 3 रंग अगर अशुभ होता है तो देवता भी 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सरदार पटेल ने जवाब दिया था आरएसएस को। झंडे को उन्होंने पैरों से रौंदा था, उसके तमाम फोटो मौजूद है। संविधान के बारे में उन्होंने कहा था कि यह संविधान तो तमाम दुनिया से लिया गया है, तो खैर दुनिया में कोई अच्छी चीजें हो उसको ले लेना तो अच्छी बात होती है, कूपमंडूप बने रहना तो कोई जरूरी नहीं है। मायावती कम से कम कांग्रेस को उपदेश तो ना दें। कांग्रेस ने, आनंद जी मैं आपके दर्शकों के लिए बता देता हूं, जहां तक मुझे याद है 3 मुख्यमंत्री दलित बनाए थे। 1960 में आंध्र प्रदेश में दामोदरन जी, 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया जी राजस्थान में, और अभी 2021 में चन्नी साहब को पंजाब में। 3 का मुझे पता है, हो सकता है कि अन्य लोग भी मुख्यमंत्री बने हों। राज्यपाल तो न जाने कितने बने, महावीर प्रसाद से लेकर जगन्नाथ पहाड़िया तक राज्यपाल बने। नारायणन साहब को उपराष्ट्रपति बनाया, फिर वो राष्ट्रपति बने। आजादी के बाद जो आरक्षण लागू किया उसका परिणाम है कि दलितों की आबादी बहुत बड़ी आज आईएएस में या पीसीएस में, आईसीएस में, तमाम जितनी नौकरियां हैं उनमें सब में उनकी बड़ी भारी भागीदारी है। जितना कुछ भी उनको मिला है, जमींदारी एवोल्यूशन किया तो पट्टे दे दिया तमाम लोगों को, और उस पट्टे से करोड़ों लोग, मेरे था 20 करोड़ के आसपास शायद लोगों को पट्टे मिले थे।
बेघर लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी ने तो लोगों को नौकरी दी, कोचिंग दी, फ्री कोचिंग दी, फ्री हॉस्टल दिया, फ्री बिना फीस की, और सब कुछ किया, जो करना चाहिए था वो किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। उपदेश तो आप खुद ग्रहण करिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने अपने समाज को क्या दिया है, आपके समाज को आपने नया क्या दिया, कौन सी चीज दी है। क्या जो दलितों के गांव हैं वो सुधर गए? क्या दलितों की बस्तियां सुधर गई? और राहुल जी ने तो बड़ा एक पॉजिटिव नोट उस पर बहुत ही नोट पर बात की उन्होंने, वो बिल्कुल पॉजिटिव उस पर, कि भाई इस वक्त जब लड़ाई गंभीर है तो आपको तय करना है कि आप संविधान मिटाने वालों के साथ हैं या संविधान बचाने वालों के साथ हैं। जाति जनगणना का सवाल है, जिससे पूरे देश की जनगणना जो हुई ही नहीं पिछले बहुत सालों से, जो तय थी वो नहीं हो पाई। उसके द्वारा ये निर्धारित हो पाए कि कौन कौन से जातियां, बिरादरी, धर्म के लोग कितने कितने हैं। और जब जनगणना होती है तो उसमें पूछा जाता है कि आपकी आमदनी क्या है, आप नौकरी करते हैं नहीं करते हैं, परिवार में कितने लोग काम करते हैं, आपके पास स्कूटर है कि मोटरसाइकिल है, आपके पास घर है तो कितने कमरे का है, तमाम चीजें पूछी जाती हैं। वो एक तरह से आर्थिक जनगणना, मैं तो उसको कहता हूँ कि आर्थिक जनगणना है। वो पूरे देश की एक आर्थिक तस्वीर निकल करके देश के सामने आ जाती है कि देश में कितने लोगों के क्या हालात हैं, कितने लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, कितने लोग वो बंजारा टाइप के जो है चलते फिरते कहीं पर भी डेरा डाल देते हैं, उस तरह के लोग हैं, कितने लोग घर वाले हैं, कितने लोग बेघर हैं, कितने लोगों को 76 रुपए रोज मिलता है, कितने लोगों को 15 रुपए रोज मिलता है, और कितने लोग लाखों रुपए रोज कमाते हैं। उस सब की एक बार जनगणना हो जाए तो फिर नीति बनाना आसान हो जाएगा। इसके पीछे और कोई मकसद नहीं राहुल जी का। उनका कहना है कि ये सारी चीजें सामने आ जाए तो फिर नीति निर्धारित की जा सकेगी कि किन किन लोगों को क्या जरूरत है और देश को क्या क्या करना चाहिए। मायावती को इससे क्या तकलीफ है? अगर हम ये चाहते हैं कि दलितों की गिनती हो जाए, पिछड़ों की गिनती हो जाए, अल्पसंख्यकों की गिनती हो जाए, बड़ी जातियों की भी हो जाए, और सबके हालात मालूम पड़ जाए, उसके आधार पर उनके क्या सहूलियत दी जाए, क्या नीतियां बनाई जाए, इससे मायावती को दिक्कत क्या है? पहले तो मेरा सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी सर पे कफन बांध के निकले हैं। कल उन्होंने कहा भी कि मैं जब तक जिंदा हूं, वो चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, जब किसी के ऊपर कोई हमला होगा तो मैं वहां खड़ा मिलूंगा, जब तक जिंदा हूं। यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना जो है ये मेरा मिशन है, मुझे राजनीतिक रूप से नफा हो या नुकसान इसकी परवाह नहीं, ये मेरा मिशन है, ये मैं करवा के रहूंगा। तो ये मिशन जो लेकर के, जो काशीराम तो मिशन लेके चले थे, जो साइकिल पर घूम घूम करके और पेड़ों पौधों पर दीवारों पर लिखते थे DS4, और DS4 लिख लिख के कितनी गरीबी से उन्होंने संगठन खड़ा किया है। आनंद जी, एक बार क्या हुआ कि जब समझौता हो गया था समाजवादी पार्टी का और बसपा का, तो पहली रैली तो मैनपुरी में हुई थी, दूसरी रैली गाजीपुर में हुई थी। मैनपुरी में तो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन गाजीपुर में जहां डाक बंगले में रुके हुए थे हम लोग, तो मैं यूं ही काशीराम के कमरे की तरफ चला गया देखने की वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि वहां पर वो करीब 20-25 कार्यकर्ता उनके बसपा के, क्योंकि पहले ज्यादा संख्या इनके पास नहीं थी उस सरकार बनने के पहले तक, 20-25 कार्यकर्ता बैठे हुए थे और काशीराम जी उनको लेक्चर दे रहे थे कि कितने % वोट हम कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या क्या परेशानी है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगले चुनाव में क्या होगा, उसके अगले चुनाव में क्या होगा, इस तरह के वो लेक्चर दे रहे थे। तो वो तो प्रशिक्षित कर करके लोगों को जोड़ जोड़ के तिनका तिनका उन्होंने एक झोपड़ी या घर बनाया है। मायावती ने पूरा घर उजाड़ दिया है। अब मायावती के लिए आखिरी मौका है, अगर वो राजनीति में जिंदा रहना चाहती। वैसे तो खैर वो भी परिवारवादी हो गई हैं, उनके यहाँ भी हालत यह है कि परिवार के बाहर किसी कोई महत्व नहीं। काशीराम के जितने लोग भी जो उनके लॉयलिस्ट थे और जो मिशन से आए थे, उन सबको कान पकड़ के निकाल के उन्होंने बाहर कर दिया है, और बाहर करते करते वो खुद राजनीति से बाहर हो गई हैं। अब उनकी राजनीति भी केवल अपने भतीजे तक सीमित हो गई, वो भी भतीजे और समधी तक, उन्हीं तक तय होना कि कौन भतीजा आगे रहेगा, कौन सा समधी आगे रहेगा, कौन आगे रहेगा। तो वो वहीं अपने घर के भीतर तक सीमित हो गई हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि मायावती जी को आंख बंद करके एक बार सोचना चाहिए कि आप कहां से चली थी। आप दलित की बेटी कहलाती थी और दौलत की बेटी बन गई, और कहां चली गई। अगर आपको अभी भी जिंदा रहना, आप एक बहुत बड़ी लीडर है, आपका नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में चलने लगा था एक जमाने में, क्या प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, और आप कहां पहुंच गई हैं अब। तो अभी भी मायावती जी को विचार करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के डर को फेंक के, उतार के, फेंक के, ठीक है जेल भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं, और उनको इंडिया गठबंधन के साथ और राहुल गांधी के साथ आना चाहिए। इस बड़ी लड़ाई में, जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसमें मायावती को साथ देना चाहिए। जी आनंद जी।